बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बिलाल शफीक यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, खबरें तो बहुत सी हैं, लेकिन चंद अहम खबरें जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो है बलूचिस्तान किसका, पाकिस्तान का, चीन का या अमेरिका का। वो है पाकिस्तान में सिंगल पार्टी सिस्टम बनने जा रहा है ये निज़ाम, जैसा चाइना का मॉडल है। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, ये वो ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपको दे रहा हूँ जो भी कोई सहाफ़ी नहीं देगा। और जिस रोज़ इमरान खान कौमी और सूबाई असम्बली से इस्तीफ़ा दे देंगे तो पाकिस्तान में कोई ओपोजिशन नहीं रहेगी। ये जो असम्बली में बैठी जितनी भी सियासी जमातें हैं ये मोर और लेस सिंगल हो जाएंगी। पाकिस्तान बगैर ओपोजिशन के चलने जा रहा है, इस पर भी मैं आपसे बात करूंगा। जैसे चाइना का मॉडल है, कम्युनिस्ट पार्टी का जो सिस्टम है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि मेरा और आपका राब्ता मज़ीद मजबूत हो। चलें व्यूअर्स, सबसे पहली खबर ही हम ले लेते हैं कि पाकिस्तान में सिंगल पार्टी सिस्टम कैसे मार्ज़े वजूद में आएगा, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। इमरान खान जो हैं वो ये जहन बना चुके हैं कि इस सिस्टम से उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। उनको इस बात का भी इल्म हो चुका हुआ है कि उनके जितने भी MPs और MNAs हैं वो या तो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं या ना अहल हैं, या उनके पास कोई पॉलिसी नहीं है कि वो खान को बाहर लाएं या कोई ऐसी तहरीक चलाएं जिससे हुकूमत को कोई परेशानी हो। हत्ता कि 1.5 साल महंगाई का जो एक अजाब रहा या महंगाई की जो सख्त तरीन आजमाइश रही वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। अगर PTI की ओपोजिशन महंगाई पे अवाम को इकट्ठा कर लेती, महंगाई को लेके अवाम को यकजा कर लेती, इसी पर ओपोजिशन करती, तो यकीन करें आज पाकिस्तानी अवाम इनके साथ खड़े होते। इस वक्त इमरान खान जेल में बैठ के कह रहे हैं कि 27 सितंबर को पूरी पाकिस्तानी कौम निकले और जो KP में जलसा होने जा रहा है गालबन पेशावर में, उसमें सब इकट्ठे हों। लेकिन PTI के अंदर इस वक्त इतने धरे बन चुके हैं, इतने ग्रुप्स बन चुके हुए हैं कि मैं आपको आज पेशीन गोई दे रहा हूँ कि 27 सितंबर का जो जलसा है वो नाकाम हो जाएगा। मैं वो यूट्यूबर या वो व्लॉगर नहीं हूँ कि आपको कहूँ कि 2 करोड़ लोग अभी से निकल पड़े हैं ताकि मैं व्यूज़ लूँ। 27 सितंबर का जलसा बुरी तरह पिटेगा, नाकाम हो जाएगा। अगर आपके एक सूबे में हुकूमत है और आम आदमी इस वक्त महंगाई के हाथों और गवर्नेंस की वजह से शदीद परेशान है, तो KP में अगर आप 30, 40, 50, 60 हज़ार बंदा इकट्ठा कर लेते हैं तो ये जलसे की कामयाबी नहीं है, ये कोई कामयाबी नहीं है। ये मैं बता रहा हूँ, इनसे इतना भी नहीं होना। उसकी वजह ये है, अभी मिशन नूर जो इंतहाई मुतनाज़ नाम था, जो साजिश हुई PTI के अंदर से कि इसको नाम ही ऐसा दो इस मिशन को कि ये कादियानियत से जुड़ जाए, और उसके बाद तमाम जो अहम रहनुमा थे PTI के उन्होंने अपने आप को इस मिशन से डिसऑन किया, और करना भी बनता था। लेकिन किसी ने क्या ये बताया कि मिशन नूर नाम किसने रखा था? उसको बाद में हुक्म अजान दिया, लेकिन अभी 24 घंटे नहीं गुजरे, जो पार्टी सो कॉल्ड चेयरमैन है बैरिस्टर गोहर, उन्होंने कहा मैं पता नहीं शोशा किसने छोड़ा। पूरी PTI की सोशल मीडिया विंग, इनके जितने लीडर हैं वो बाकायदा, बल्कि मैं किस किस का नाम लूँ, इस पर बात करे थे। हम आज़ाने देंगे, हलीम आदल शेख की ले लें, साहबजादा हामिद रजा की ले लें, आप किसी की ट्वीट उठा लें। इवन के PTI का जो अपना सोशल मीडिया अलामिया है, उनके जो ऑफिशियल अलामिया है, उसमें इस बात की तस्दीक की गई कि इसका मिशन नूर नहीं हुक्म अजान नाम होगा। लेकिन उसके बावजूद 21 से 24 सितंबर तक अजानें देनी थी। कितनों ने अजानें दी, कितनी अजानें सुनी गई? यानी ट्रस्ट डेफिसिट इतना ज़्यादा हो चुका हुआ है कि अब PTI, मेरा ख्याल है ये बात दुरुस्त है कि इस वक्त जो मौजूदा PTI है उसके पल्ले कुछ नहीं है। ना उसके पास बयानिया है, ना उसके पास आवाम को बाहर लाने के लिए कोई पॉलिसी है, ना वो इस काबिल हैं। तो खान बिल्कुल पॉपुलर है, आज भी पाकिस्तान का पॉपुलर लीडर है, लेकिन उसकी पार्टी जो है वो उस लेवल पे आ चुकी हुई है जिस लेवल पर दीगर सियासी जमातें हैं। और व्यूअर्स, मैं आज आपके एक और पेशीन गोई दे रहा हूँ। 23 सितंबर 2025 को ये मेरा क्लिप आप रिकॉर्ड करके लिख लें कि जिस वक्त इमरान खान साहब ये कहेंगे कि कौमी असम्बली से, सूबाई असम्बलियों से और दीगर कमेटियों से इस्तीफ़ा दे के बाहर आ जाएँ, आप किसी भी तरह से इस निज़ाम का हिस्सा नहीं रहेंगे, तो उस वक़्त बहुत सारे चेहरे जो इस वक्त आपको कॉम्प्रोमाइज़ नज़र आते हैं ख़ान के साथ, आप अपने सोशल मीडिया पर या अपनी निजी महाफिल में ये बात करते हैं कि यार मुझे लगता है ये बंदा जो ख़ान का वज़ीर है, या ये जो वज़ीर आला है, ये जो MP है, ये जो MNA है, ये मुझे ख़ान के साथ कमिटेड और लॉयल नहीं लगता। तो जिन लोगों के बारे में आप आज से बात कर रहे हैं ना, मैं आपको आज उनका नाम बता देता हूँ। वो अल्टीमेटली
खान से बगावत का ऐलान करेंगे, अलम बगावत बुलंद करेंगी और असम्बलियों से इस्तीफ़ा नहीं देंगे। उसके नाम मैं आपके सामने उनके नाम रख देता हूँ। उसमें शेर अफजल मरवत हैं, जैसे अली अमीन गंडापुर हैं, शाहजाना गुलजार हैं, जरताज गुल हैं, लतीफ़ खोसा साहब हैं, अली मोहम्मद ख़ान हैं, शेरियार आफरीदी है, एक नाग बैरिस्टर गोहर ये पार्टी चेयरमैन है, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं ये सब एक बैरिस्टर सैफ, ये जितनी भी आपको एक लौट नज़र आ रही है, जुनेद अकबर ख़ान, ये अल्टीमेटली जो है ना ये ख़ान की मुखालफत में खड़े हो जाएंगे और ये अवाम के आगे ये चूरन बेचेंगे कि अगर हम सिस्टम से बाहर आ गए फिर तो हम बिल्कुल ही कमज़ोर पड़ जाएंगे, फिर तो हम खान साहब को बाहर ला ही नहीं सकेंगे। याद है अली अमीन गंडापुर ने कहा था 90 दिनों में खान को बाहर ना लाया तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। तो कौन अब 90 दिन होने में कितना टाइम बाकी रह गया। 5 अगस्त की कॉल को उन्होंने डाइल्यूट करने के लिए कहा था। उन्होंने कहा था 90 दिनों के अंदर अगर हम इमरान खान साहब को बाहर ना ला सके तो मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। आज 23 सितंबर हो गई है, तकरीबन 60 दिन के पास टाइम हो चुका है, 30 दिन रहते हैं, तो ये इस्तीफ़ा नहीं देंगे, ये अपना एक ग्रुप बनाएंगे। उस सियासी जमात का मैं आपको नाम भी बता देता हूँ, NTI। जिस तरह ये PTI हैं वो NTI होगी, यानी नाकाम तहरीक इंसाफ, वो नाकाम हो जाएंगे। तो शहबाज शरीफ साहब के अक्सर कलमात है ना, शबाना रोज़ काम कर रहा हूँ, तो इस वक्त PTI की जितनी लीडरशिप असम्बलियों में है वो शबाना रोज़ अंदर ग्रुप बंदी और धरे बंदी कर रही है कि जिस वक्त इमरान खान कहे इस्तीफ़ा दे दो तो हमारी प्लानिंग और तैयारी मुकम्मल हो और हम इस्तीफ़ा ना दें और हम ये कहते नहीं जी नहीं हम इस्तीफ़ा नहीं दे सकते, अवाम ने हमें इसलिए वोट दिया था कि हम 2 साल बाहर आ जाएं, तो हम निज़ाम के अंदर रहकर अवाम के हकूक़ की जदोजहद करेंगे, इंसाफ हकीकी हम मुल्क में लाएंगे। तो ये मैं आपको इनकी असलियत बता रहा हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं जी पहले भी तो सूबाई असम्बली से इस्तीफ़े दिए थे KP और पंजाब से, उसका खान को नुकसान हुआ, इससे ज़्यादा खान को क्या नुकसान होगा जो अब है। 14 साल का तोशाखाना केस का उस पर सज़ा पहले से उसको लग चुकी है, जेल में है, अब जेल के अंदर से कहाँ भेजेंगे उसे आप। तो पहले ही वो जेल में है, पहले ही उसकी पार्टी कॉम्प्रोमाइज्ड है, पहले उसके जो लीडर्स हैं या जो उसका सारे का सारा जो उसका पॉलिटिकल असासा है वो मुकम्मल तौर पे डैमेज हो चुका है। तो इससे ज़्यादा वो क्या लूज़ करेगा। बल्कि असेंबली से अगर बाहर आ जाएगा तो फिर मेरा ख्याल है एक और तारीख लिखी जाएगी कि खान ने सिस्टम को कंधा नहीं दिया। हत्ता कि खान असेंबली में रहे तब भी ये सिस्टम 5 साल चलेगा, ना रहे तब भी ये 5 साल चलेगा। राना सनाउल्लाह साहब तो ये बात करते हैं कि 2029 से 33 तक भी शहबाज शरीफ साहब है। हत्ता कि अल्लाह के नबी ने मना फरमाया कि इतनी बड़ी बड़ी पेशन गोइयाँ और उम्मीदें नहीं बांधनी चाहिए, हमें अपने अगले सांस का पता नहीं है। और एक और हदीस भी है, उसका मफहूम ये है, अल्लाह कमी पेशी माफ़ फरमा दे, कि आपका एक सांस जब जाता है, जब आप इनहेल करते हैं आपको ये भी नहीं पता आप एक्सेल भी कर सकेंगे कि नहीं, यानी आप सांस ले रहे हैं आपको ये भी नहीं पता अगला सांस आएगा कि नहीं। तो यहाँ 29 से 33 तक की पेशन गोइयाँ, माजी में भी चौधरी जो थे परवेज़ लाई साहब वो भी कहा करते थे कि हम 10 साल ये करेंगे, 50 मरतबा मुशर्रफ साहब को, हत्ता कि स्वयं मुशर्रफ साहब के जो ये पॉलिसी थी लाल मस्जिद के, मैं समझता हूँ इकनॉमिकली बेहतरीन दौर था उनका। मीडिया तब उठा, रियल एस्टेट सेक्टर तब उठा, जॉब जनरेशन तब हुई, सड़कें तब बनी, देहात किसान हर चीज़ खुश थी। लेकिन लाल मस्जिद की जो उनकी पॉलिसी है मैं उसकी आज भी मजम्मत करता हूँ। मैंने अल्लाह को जान देनी है, किसी ना अदारे को जान देनी है ना किसी लीडर को, बाकी उसका दौर बेहतरीन दौर था। तो उस वक्त वो भी कहा करते थे मैंने 10 बार बावर्दी मुंतखब करवाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि लंबे लंबे दावे ना करें, आवाम को डिलीवर करें। तो ये जब खान बाहर आ जाएगा तो पाकिस्तान में फिर 1 पार्टी सिस्टम बन जाएगा। और 1 पार्टी सिस्टम यानी पीपल्स पार्टी, नून लीग और जो भी इस वक्त सिस्टम में हैं, जो जिस हद तक बेनिफिट्स ले रहे हैं वो फिर इस सिस्टम को कंटिन्यू करेंगे और बाई इलेक्शन में भी खान नहीं जाएगा। तो पाकिस्तान का सारा पॉलिटिकल जो सिस्टम है वो बदलने जा रहा है। और चाइना का मॉडल इनके सामने है। तो चाइना के मॉडल में वो ये देखते हैं चाइना सक्सेसफुल है, वहाँ मीडिया कंट्रोल है, वहाँ ह्यूमन राइट्स की ऐसी बात नहीं है, वहाँ कोई डेमोक्रेसी इतनी तगड़ी नहीं है, वहाँ सोशल मीडिया भी कंट्रोल है और उन्होंने तरक्की भी की और पाकिस्तान चाइना की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। तो हमारे हुक्मरानों के जहन में इस वक्त चाइनीज़ मॉडल है। खान बाहर आ रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, खान असेंबली से इस्तीफ़ा दे रहा है, मैक्सिमम इस साल के एंड तक, मैक्सिमम मैं कह रहा हूँ मैक्सिमम 2-3 माह के अंदर अंदर पाकिस्तान का सारा पॉलिटिकल सिस्टम बदल जाएगा। और उस पॉलिटिकल सिस्टम में आम पाकिस्तानी कैसे उस निज़ाम को देखेगा वो आम पाकिस्तानी मुझसे बेहतर बता सकता है। अच्छा व्यूअर्स, हमारी जो अगली खबर है ना, बलूचिस्तान किसका, क्या पाकिस्तान का, चाइना का या अमेरिका का। बेसिकली बगराम एयरबेस को मांगने का मकसद ये है कि पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में चाइनीज़ इन्फ्लुएंस ख़त्म किया जाए।
पाकिस्तान सऊदी अरेबिया दफाई मुआहिदा हो गया, अमेरिका को बेसिकली वहाँ से डेंट पर है। और ये अमेरिका, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि अमेरिका की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ये मुआहिदा नहीं हुआ, लेकिन चूँकि अमेरिका इजराइल को भी नाराज़ नहीं कर सकता, तो अमेरिका को कहीं ना कहीं ये लगा कि चाइना जो है अब वो सऊदी अरेबिया को अपना असला भी बेचेगा, क्योंकि 81% जो सऊदी चाइना से असला लेता है वो पाकिस्तान लेता है। 81% जो हमारी इंपोर्ट है असले की पाकिस्तान की वो चाइनीज़ बेस्ड है। तो वही असला अब सऊदी अरब भी लेगा, वही टेक्नोलॉजी अब सऊदी अरब भी लेगी। तो जब सऊदी अरेबिया की बात हो तो आप ये समझ लें एटलीस्ट GCC गल्फ़ कंट्रीज़ जो कौंसल्स है, जिसमें उर्दन, कतर, अमान, बहरीन, UAE, दुबई जिसको हम दुबई कहते हैं, और कुवैत, ये तमाम ममालिक जो है ये सऊदिया के पीछे लब्बैक कहते हैं। तो अब वहाँ तो उसको डेंट पर है, लेकिन यहाँ बलूचिस्तान में जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की, ये DW, ये जर्मनी बेस्ड एक न्यूज़ चैनल है, उनका सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है और हाईली ऑथेंटिक है कि उनका मानना है कि पाकिस्तान में ये सुने अच्छा, जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के ज़खायर हैं उन ज़खायर पर अब नज़र है अमेरिका की और दूसरी तरफ चीन की। वो ज़खायर ऐसे हैं कि जो 21वीं, 22वीं, 23वीं सदी, आने वाली कई सदियाँ, उन ज़खायर की तरफ दुनिया की टेक्नोलॉजी और दुनिया का जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो उस तरफ मूव कर रहा है। डिजिटल इकोनॉमी से लेकर एप्लीकेशंस तक, एम्यूनिशन से लेकर आपकी जो एरोस्पेस इंडस्ट्री है, यानी जो हवाई इंडस्ट्री है, वहाँ तक। अब वो क्या क्या है जिसकी वजह से इस खित्ते पे सबकी नज़र है। सबसे पहले मैं आपके सामने वो रखूँगा, उसमें कॉपर है। कॉपर किस चीज़ में ज़रूरी होता है? बेसिकली ये वो इलेक्ट्रिसिटी जो पावर बेस्ड हो उसमें कॉपर की ज़रूरत है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी कॉपर की ज़रूरत है और रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में भी कॉपर की ज़रूरत है। दूसरा वहाँ जो मिनरल्स है या मेटल्स है, जो दूसरी वहाँ मादनियात है वो है क्रोमियम। बेसिकली ये विंड टर्बाइन, ये जो हवा से चलने वाली एनर्जी है, और सोलर पैनल। तीसरा है मैग्नीज। मैग्नीज बेसिकली बैटरीज जो होती हैं, पावर बेस्ड इलेक्ट्रिक बैटरीज जो हैं, ये मैग्नीज इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। ठीक है, जो व्हीकल्स हम चलाते हैं, यानी जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है जो उसमें बैटरी इस्तेमाल होती है, उसमें मैग्नीज जो है ना उसका बड़ा अहम रोल है। फिर जिंक है। जिंक ऑटो इंडस्ट्री में काम आता है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम आता है, स्पेशली बिल्डिंग को तगड़ा करना हो तो जिंक उसमें काम आता है। ये तमाम जो माइंस मिनरल्स हैं ये खरबों डॉलर्स के जो हैं ये बलूचिस्तान में मौजूद हैं। तो इसलिए हम नजर है यहाँ पर, ताकि बग्राम बेस के नाम पर मैं किसी तरह यहाँ पेनिट्रेट कर दूं। और फिर जो अगली है वो एंटीमनी। एंटीमनी ये एक मेटल है, ये बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट मेटल है। ये यूज होता है हीट रेजिस्टेंस के लिए, यानी आपकी जो मिसाल के तौर पे ये मेरे हाथ में एक मोबाइल है, अब मेरा ये मोबाइल है, ये गर्म ना हो इसमें ये मेटल यूज होता है कि इसको ज्यादा, जिन पंजाबी च कहते हैं गर्मी ना चढ़ जाए, वो कहते हैं ना हीट हो गया, तो एंटीमनी मेटल उसमें यूज होता है। ठीक है, इसके अलावा ये डिफरेंट टेक्नोलॉजीज में जो सॉफ्टवेयर की एप्लीकेशंस हैं या मोबाइल की मुख्तलिफ एप्लीकेशंस में, टेक्नोलॉजीज में इसका इस्तेमाल होता है। और हथियार बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है कि असलहा जब चले वो एक हद से ज़्यादा गर्म ना हो जाए, क्योंकि इसको हीट रेजिस्टेंट कहते हैं। तो ये सारे का सारा जो माल पड़ा है, ये मादनियात पड़े, ये तो पड़े बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान में हम नज़र है चाइना की, बलूचिस्तान में नज़र है अमेरिका की, और बलूचिस्तान है पाकिस्तान का इंटेग्रल पार्ट। इसलिए वहाँ पर कभी BLA, कभी मजीद ब्रिगेड और दीगर इस तरह की शरारतें और खबासतें आपको नज़र आती हैं। तो अब पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है? पाकिस्तान के पास वाहिद ऑप्शन है उसका नेशनल इंटरेस्ट। अगर पाकिस्तान ने अपना बलूचिस्तान बचाना है, अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, तो पाकिस्तान को अमेरिका पर कम एतबार करना पड़ेगा, चाइना के साथ बड़ा नपातुला मुआहिदा करना पड़ेगा, और जो एक्सट्रैक्शन हो इन मिनरल्स की, इनको निकालने के लिए हमारी जो माइंस इंडस्ट्री है वो इतनी मॉडर्न नहीं है, इतनी जदीद नहीं है, उसमें बलूचिस्तान की आवाम का, आम पाकिस्तान का भी शेयर हो, उनके लिए फ़वाइद हों कि खरबों डॉलर के जो ज़खायर निकल रहे हैं, अगर इससे बलूचिस्तान या पाकिस्तान तरक्की करेगा तो फिर ये पाकिस्तान को फ़ायदा देगा। वरना अगर इस अल्लाह ना करे, खुदा ना ख्वास्ता, अगर ये मिनरल्स माइंस इसी तरह वेस्ट हो गए जैसे अरबों ने अपने तेल के ज़खायर वेस्ट कर लिए, और आज उनको जब मर्जी धमकी आ जाती, कभी मशरिक से कभी मगरिब से, तो फिर पाकिस्तान का भी कोई मुस्तकबिल इतना ताबनाक नहीं है। अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।